नमस्कार, सितारा कोचिंग के इस ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के चौहान वंश के शासकों के बारे में। तो इसलिए जो पहले की जो कक्षाएं थी उसमें हमने गोहिल वंश के बारे में अध्ययन किया, फिर हमने मारवाड़ के राठौड़ वंश, फिर बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हमने जैसलमेर का भाटी वंश पढ़ा और उसके बाद हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल किए थे। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में चौहान वंश। राजस्थान में चौहान। तो देखिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है और इस बिंदु से परीक्षा में प्रश्न आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि चौहानों के बारे में, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में कुछ इतिहासकारों ने अपने मत बताए थे। वो किस प्रकार बताए थे? चौहानों की उत्पत्ति यानी चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित। तो जिस प्रकार सबसे पहले पढ़ते हैं तो यानी बिजोलिया शिलालेख, यानी बिजोलिया शिलालेख। ये जो बिजोलिया शिलालेख है ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। जो बिजोलिया शिलालेख है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। और बिजोलिया शिलालेख का जो रचयिता है वो सोमेश्वर था। ये बहुत अच्छी बातें आपको याद रखनी चाहिए थी कि बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा जिले का है और बिजोलिया शिलालेख का जो रचयिता था वो सोमेश्वर था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया एक नंबर बिंदु यानी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार भी वही बातें हैं। तो बिजोलिया शिलालेख डॉक्टर दशरथ शर्मा सेकंड, डॉक्टर दशरथ शर्मा यानी बिजोलिया शिलालेख और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, दोनों अलग अलग हैं ये। यानी वही बातें तो बिजोलिया शिलालेख में बताई गई है और वही बातें डॉक्टर यानी इतिहासकार दशरथ शर्मा बताता है कि ये जो चौहान है, ये जो चौहान है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। यानी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, परीक्षा की दृष्टि से बहुत आता है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। परीक्षा में किस दिशा में पूछा गया था कि किस शिलालेख के अनुसार, यानी उस शिलालेख का नाम बताइए जिस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय बताया गया है। तो शिलालेख तो कौन सा था? बिजोलिया। अब बिजोलिया शिलालेख को छोड़कर अन्य भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यानी कौन से इतिहासकार ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया था? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। इसके बाद में पढ़ते हैं तो पृथ्वीराज विजय, यानी पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक था। आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक था वो जयानक था। पृथ्वीराज विजय सेकंड, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य यानी पृथ्वीराज विजय कोमा हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित, सुरजन चरित यानी ये ग्रंथ है, यानी ये ग्रंथ है। तो पृथ्वीराज विजय का लेखक, तो पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक था। जयानक एक कश्मीरी पंडित था। हमीर महाकाव्य का लेखक नैनचंद सूरी था। और जिस प्रकार पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित, इन ग्रंथों में ये बताया गया है कि
इनके साथ एक डॉक्टर गौरीशंकर ओझा भी था, गौरीशंकर ओझा भी था। यानी पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में भी ये लिखा हुआ है कि चौहान थे, ये सूर्यवंशी थे। इसके बाद हमीर महाकाव्य ग्रंथ के अनुसार भी ये क्या थे, सूर्यवंशी थे। इसी प्रकार सुरजन चरित ग्रंथ के अनुसार भी ये क्या थे, सूर्यवंशी थे। इसी प्रकार गौरीशंकर ओझा के अनुसार भी क्या है, ये सूर्यवंशी है। तो यानी इनके अनुसार जो चौहान हैं वो सूर्यवंशी थे, चौहान सूर्यवंशी थे। अब इनका अलग अलग प्रश्न कर सकते हैं। अब इनका अलग अलग प्रश्न किया जा सकता है कि चौहानों को सूर्यवंशी किस इतिहासकार ने बताया था, तो इतिहासकार का नाम था गौरीशंकर ओझा। इसके बाद में प्रश्न कर सकता है कि कौन से ग्रंथ में, यानी कौन से ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। तो देखो ग्रंथ 3 है, ग्रंथ 3 है, 3 ग्रंथों में इसको सूर्यवंशी बताया गया। पृथ्वीराज विजय में भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया, हमीर महाकाव्य में भी इसको सूर्यवंशी बताया गया, और सुरजन चरित नामक ग्रंथ में भी इनको सूर्यवंशी बताया गया है। इसके बाद देखते हैं कर्नल जेम्स टॉड, बहुत अच्छा प्रश्न है। कर्नल जेम्स टॉड और डॉक्टर स्मिथ, यानी डॉक्टर स्मिथ भी, कर्नल जेम्स टॉड और डॉक्टर स्मिथ के अनुसार ये चौहान थे, ये विदेशी थे। ये चौहान थे, ये क्या थे, विदेशी थे। तो चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित या चौहानों के बारे में कुछ इतिहासकारों ने कुछ ग्रंथों में इसका जो उल्लेख मिला था वो हमने आपको बताया है। तो देखना एक बार कि हम पढ़ रहे हैं आज राजस्थान के चौहान, तो बिजोलिया शिलालेख में भी चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके बाद में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी इसको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया था, और कर्नल जेम्स टॉड और डॉक्टर स्मिथ ने, इन दोनों ने यानी चौहानों को क्या बताया था, विदेशी बताया था। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में भी ये सूर्यवंशी है, हमीर महाकाव्य ग्रंथ में भी ये मिलता है कि चौहान सूर्यवंशी थे, सुरजन चरित ग्रंथ में भी ये मिलता है कि ये सूर्यवंशी थे, और इतिहासकार गौरीशंकर ओझा के अनुसार भी ये क्या थे, सूर्यवंशी थे। अब ये देखने हैं, आगे चलते हैं। तो जिस प्रकार हमारा लेसन जो चौहान चल रहा है, चौहान, ये उत्तर दिशा है, ये हुई है दक्षिण, ये हुई है पूरब, और ये हुई है पश्चिम, 4 दिशाएं हैं। ये जयपुर है, यानी जयपुर, और जयपुर का एक स्थान है सांबर, जयपुर का एक स्थान है सांबर, यानी राजस्थान का एक जिला जयपुर है और जयपुर में एक स्थान है सांबर। यानी इस सांबर नामक स्थान पर, इस सांबर नामक स्थान पर वासुदेव चौहान ने इस सांबर नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, सांबर नामक स्थान पर, यानी इस सांबर नामक स्थान पर वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में, 551 ईस्वी में, यानी वासुदेव चौहान ने सांबर नामक स्थान पर 551 ईस्वी में और चौहान वंश की स्थापना किए थे, चौहान वंश की स्थापना किए थे। तो देखो चौहान वंश की स्थापना कौन से स्थान पर हुई थी, तो हम उत्तर करेंगे सांबर। सांबर कौन से जिले में है, तो उत्तर करेंगे हम जयपुर।
यानी चौहानों की, यानी चौहान वंश की जो स्थापना करने वाला जो शासक था उसका क्या नाम था? वासुदेव। जो चौहानों का जो संस्थापक था वो वासुदेव चौहान था। अब इस यानी चौहान वंश की स्थापना जब वासुदेव चौहान ने की थे तो इसे चौहानों का आदि पुरुष भी कहते हैं। इसे चौहानों का आदि पुरुष और चौहानों का मूल पुरुष, यानी चौहानों का आदि पुरुष और चौहानों का जो मूल पुरुष कौन था? तो वासुदेव चौहान थे, यानी वासुदेव चौहान। यानी 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने जयपुर के सांबर नामक स्थान पर चौहान वंश की स्थापना की थी। अतः चौहान वंश का जो संस्थापक है वो वासुदेव चौहान है। वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष और चौहानों का मूल पुरुष भी कहते हैं। यानी वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष और चौहानों का मूल पुरुष भी कहते हैं। वासुदेव चौहान ने, यानी ये रह गया नागौर, ये रहे नागौर। नागौर, नागौर का जो प्राचीन नाम मिलता है वो है अही छतरपुर। अही, नागौर का जो प्राचीन नाम है उस है अही छतरपुर। नागौर का प्राचीन नाम अही छतरपुर है। तो वासुदेव चौहान ने जब चौहान वंश की स्थापना की थी तो उन्होंने चौहान वंश की राजधानी बनाई थी, वो राजधानी थी अही छतरपुर। बहुत अच्छा प्रश्न है कि चौहानों की प्रथम राजधानी, चौहानों की प्रथम राजधानी, तो चौहाना की जो प्रथम राजधानी थी, चौहानों की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सा स्थान था? अही छतरपुर। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चौहानों की प्रथम राजधानी कौन सा स्थान था? तो चौहानों की जो प्रथम राजधानी थी वो अही छतरपुर थी। अही छतरपुर कौन से, यानी किसे कहते हैं? तो नागौर को कहते हैं। यानी चौहानों का जो संस्थापक था वो वासुदेव चौहान था। चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान, यानी चौहानों का जो संस्थापक था वो वासुदेव चौहान। अब चौहान वंश की स्थापना जब वासुदेव चौहान ने सांबर में की थे तब सांबर नामक स्थान पर और वासुदेव चौहान ने सांबर झील बनवाई थी। सांबर झील, तो सांबर झील यानी वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, सांबर झील को बनवाई थी। इसका उल्लेख मिलता है बिजोलिया शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। ये जो सांबर झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांबर झील है। सांबर झील कौन से जिले में? तो जयपुर में। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो वासुदेव चौहान ने। इनका उल्लेख कहां मिलता है? तो बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। अब देखो, इस झील में 4 नदियों का जल गिरता है। यानी सांबर झील में कितनी नदियों का जल गिरता है? 4। पहली है खारी, दूसरी है खंडेला, तीसरी है मेंथा और चौथी है रूपनगढ़। यानी सांबर झील में कितनी नदियों का जल गिरता है? तो सांबर झील में 4 नदियों का जल गिरता है। वो 4 नदी कौन सी है? खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़। ये 4 नदियों का जल गिरता है सांबर झील में। यानी इसी झील, सांबर झील भारत के
8.7% नमक का उत्पादन होता है। यानी भारत के 8.7% नमक का उत्पादन कौन सी झील से होता है? तो सांबर झील से होता है। यानी भारत में जितना भी नमक उत्पादन होता है उनका 8.7% नमक सांबर झील से प्राप्त होता है। इसी सांबर झील को पर्यटन क्षेत्र में सांबर झील को रामसर साइट कहते हैं। रामसर साइट क्या कहते हैं? इसे रामसर साइट कहते हैं। यानी इसे रामसर साइट भी कहते हैं। ये जो सांबर झील है ये 2 रियासतों की संयुक्त झील थी, जयपुर प्लस जोधपुर। जयपुर और जोधपुर 2 रियासतों की ये संयुक्त झील थी। तो देखो वासुदेव चौहान ने, यानी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था जयपुर में। राजस्थान की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो सांबर झील है। सांबर झील में 4 नदियों का जल गिरता है, खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़। उसके बाद में भारत के 8.7% नमक का उत्पादन भी सांबर झील से होता है। पर्यटन क्षेत्र में इसी झील को रामसर साइट कहते हैं। और ये जो सांबर झील है वो 2 रियासतों की संयुक्त झील थी, जयपुर और जोधपुर की। आगे बढ़ते हैं। अब वासुदेव चौहान के बाद जो चौहानों का जो महत्वपूर्ण राजा हुआ था, चौहानों का जो प्रतापी शासक हुआ था, यानी चौहानों का जो महत्वपूर्ण राजा हुआ था, चौहानों का जो प्रतापी शासक हुआ था, उसका नाम था अजयराज चौहान। अजयराज चौहान। अजयराज चौहान। तो अजयराज चौहान का जो शासनकाल था वो 1113 से लेकर 1133 तक, यानी 1113 से लेकर 1133 तक जो चौहानों का जो राजा था उसका नाम था अजयराज चौहान। यानी अजयराज चौहानों, यानी इसी को चौहानों का प्रतापी शासक कहते हैं। चौहानों का प्रतापी शासक है, प्रतापी शासक। तो चौहानों का जो प्रतापी शासक कौन था? तो चौहानों का प्रतापी शासक अजयराज चौहान था। इनका शासनकाल, यानी अजयराज चौहान का शासनकाल, यानी इनका शासनकाल चौहान साम्राज्य का, यानी इनका शासनकाल चौहान साम्राज्य का निर्माणकारी काल कहलाता है। निर्माणकारी काल, यानी अजयराज चौहान का जो शासनकाल है, यानी अजयराज चौहान का जो शासनकाल है वो चौहानों का निर्माणकारी काल कहलाता है। इसके बाद में देखते हैं कि अजयराज चौहान ने, यानी अजयराज चौहान ने 1113 में, अजयराज चौहान ने 1113 में अजयमेरू शहर बसाया था। कौन सा शहर? अजयमेरू। अजयराज चौहान ने 1113 में अजयमेरू शहर बसाया था तथा चौहानों की राजधानी भी इसी अजयमेरू को वर्तमान में अजमेर कहते हैं। तो अजमेर का संस्थापक कौन हुआ? अजयराज चौहान। यानी अजमेर का जो संस्थापक है वो अजयराज चौहान है। अब अजयराज चौहान ने चौहानों की राजधानी अहिछत्र को हटाकर और उन्होंने राजधानी बना दी थी अजमेर को। इसी अजमेर को वर्तमान में राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय, इसी को राजपुताना की कुंजी, इसी को राजस्थान का नाका, इसी को भारत का मक्का,
इसी को अरावली का अरमान, लिखा अरमान, और इसी को अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी कहते हैं। अब देखो कि अजयराज चौहान ने 1113 में, अजयराज चौहान ने 1113 में अजयमेरु शहर बसाया था। इसी शहर को वर्तमान में अजमेर कहते हैं। इस अजमेर को राजस्थान का हरदे भी कहते हैं, इसे राजपूताना की कुंजी भी कहते हैं, इसे राजस्थान का नाका भी कहते हैं, इसे भारत का मक्का भी कहते हैं, इसे अरावली का अरमान भी कहते हैं, इसे अंडों की टोकरी भी कहते हैं। अजयराज चौहान की पत्नी, यानी इसकी पत्नी का नाम तारावती था। अजयराज चौहान की पत्नी का नाम तारावती था। क्या नाम था? तारावती। यानी अजयराज चौहान की पत्नी का नाम तारावती था। अजयराज चौहान ने अपनी पत्नी तारावती की याद में, अपनी पत्नी तारावती की याद में अजमेर में एक दुर्ग बनाया था इसने। अजमेर में एक दुर्ग बनाया था इसने। अजयराज चौहान ने अजमेर में एक दुर्ग बनाया था। यानी ये दुर्ग है, जो ये दुर्ग है, ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस पहाड़ी का नाम है गढ़ बिठली। यानी इस पहाड़ी का नाम गढ़ बिठली पहाड़ी है। गढ़ बिठली। यानी अजयराज चौहान ने अपनी पत्नी तारावती की याद में गढ़ बिठली की पहाड़ी पर अजयमेरु दुर्ग बनाया था। यानी तारागढ़ दुर्ग बनाया था। इसी दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। तो अजयमेरु दुर्ग इसी का नाम है और तारागढ़ दुर्ग भी इसी का नाम है। अब ये दुर्ग गढ़ बिठली की पहाड़ी पर बना हुआ है। गढ़ बिठली की पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है, जिसके कारण तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बिठली दुर्ग भी कहते हैं हम। अब देखना इसमें, इस दुर्ग की जो बुर्ज है, यानी इस दुर्ग की जो बुर्ज है, जिस प्रकार घूंघट है, इमली, जिस प्रकार घूंघट, इमली, गुगड़ी, घूंघट, इमली, गुगड़ी, बांद्रा, यानी घूंघट, इमली, गुगड़ी, बांद्रा, ये तारागढ़ दुर्ग के अंदर बुर्ज बने हुए हैं, उन्हीं के नाम हैं। यानी घूंघट, इमली, गुगड़ी और बांद्रा, ये तारागढ़ दुर्ग में बुर्जों के नाम हैं, यानी तारागढ़ दुर्ग के बुर्ज हैं। इस दुर्ग का जो ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग, ये मीरान शाह की दरगाह कहलाता है। मीरान शाह की दरगाह। यानी कौन से दुर्ग का ऊपरी भाग मीरान शाह की दरगाह कहलाता है? तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी। यानी तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है और इस दुर्ग का क्या ऊपरी भाग है, वो मीरान शाह की दरगाह कहलाता है। घोड़े की मजार इसी दुर्ग में है। यानी घोड़े की मजार भी कौन से दुर्ग में? तो तारागढ़ दुर्ग में है। पृथ्वीराज का स्मारक है, पृथ्वीराज का स्मारक, यानी पृथ्वीराज को स्मारक है, वो भी एक दुर्ग के अंदर है, तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। रूठी रानी का महल इसी दुर्ग में है। रूठी रानी का महल इसी दुर्ग में है। रूठी रानी का महल दुर्ग में। नाना जी का जालरा इसी दुर्ग में है। नाना जी का जालरा इसी दुर्ग में है। तो देखो, अजयराज चौहान ने अपनी पत्नी तारावती की याद में गढ़ बिठली की पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग बनवाया था। अतः तारागढ़ दुर्ग को ही गढ़ बिठली दुर्ग कहते हैं। इसी दुर्ग को ही अजयमेरु दुर्ग कहते हैं। घूंघट, इमली, गुगड़ी, बांद्रा,
ये तारागढ़ दुर्ग के बुर्जों के नाम हैं। तारागढ़ दुर्ग का जो ऊपरी भाग है वो मीरान शाह की दरगाह कहलाता है। घोड़े की मजार इसी दुर्ग में है। पृथ्वीराज का स्मारक इसी दुर्ग में है। रूठी रानी का महल इसी दुर्ग में और नाना जी का झालरा भी इसी दुर्ग में। विश्व हेबर ने, इतिहासकार था एक विश्व हेबर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा था। पूर्व का जिब्राल्टर है ये दुर्ग। तो पूर्व का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग हुआ? तारागढ़ अजमेर वाला। अजयराज चौहान ने अजय प्रिय नामक सिक्का चलाया था। अजय प्रिय सिक्का, अजयराज चौहान ने अजय प्रिय नामक सिक्के चलाए थे। अजयराज चौहान ने अजय प्रिय नामक सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों पर अजयराज चौहान की जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम सोमल देवी था। यानी अजयराज प्रिय ने अपनी पत्नी सोमल, यानी अजयराज प्रिय ने अजयराज चौहान ने अजय प्रिय नामक सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों पर उनकी पत्नी सोमल देवी का चित्र था। अजयराज चौहान ने अपने अंतिम दिन पुष्कर में बिताए थे। पुष्कर में उन्होंने अपना अंतिम दिन बिताया था। अब ये देखते हैं, अजयराज चौहान के बाद जो तीसरा राजा बनता है उसका नाम है अर्णोराज। अर्णोराज चौहान, यानी नाम क्या है इसका? अर्णोराज चौहान। तो हमने पहला पढ़ा था वासुदेव चौहान, उसके बाद में पढ़ा था हमने अजयराज चौहान, और अब तीसरा राजा पढ़ रहे हैं हम, कौन सा? अर्णोराज। इतिहास में इसे आनाजी भी कहते हैं। आनाजी, यानी अर्णोराज को ही इतिहास में क्या कहते हैं हम? आनाजी। आनाजी का जो शासनकाल है वो 1133 से 1150 तक है। 1133 से लेकर 1150 तक जो अजमेर में जो चौहान वंश का शासक था वो शासक अर्णोराज था। अर्णोराज को ही इतिहास में आनाजी कहते हैं, यानी इसी का नाम क्या है? आनाजी है। अब देखते हैं, यानी इसने अर्णोराज अर्थात आनाजी ने अजमेर में और अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। अन्ना सागर झील, तो अन्ना सागर झील कौन से जिले में है? तो अन्ना सागर झील अजमेर में है, और अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज चौहान ने करवाया था। इसी झील के किनारे जहांगीर ने एक बाग बनवाया था जिसका नाम था दौलत बाग। यानी अर्णोराज चौहान ने अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था, और इसी झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया था। इसी दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। इसी को वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। यानी अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था अजमेर में, और जहांगीर ने झील के किनारे दौलत बाग बनवाया था। दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। इसी झील के किनारे शाहजहां ने 12 दरी दरवाजों का निर्माण करवाया था। दरवाजों का निर्माण, यानी इसी झील के किनारे और 12 दरी दरवाजों का निर्माण करवाया गया था। 12 दरी दरवाजों का निर्माण करवाया गया था। अब यानी जो अर्णोराज था वो शैव धर्म का अनुयायी था। अर्णोराज कौन से धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था अर्णोराज। और अर्णोराज ने अन्ना सागर झील के किनारे बराह मंदिर का निर्माण करवाया था। बराह मंदिर, तो बराह मंदिर यानी
पुष्कर झील के किनारे भी है और अन्ना सागर झील के किनारे भी है। अब अर्णोराज का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था जगदेव। जगदेव, अर्णोराज के बड़े पुत्र का नाम जगदेव था। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी, यानी जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। इसलिए जगदेव को चौहानों का प्रथम पितरहंता शासक कहते हैं। पितरहंता शासक है। तो चौहानों का प्रथम पितरहंता शासक कौन था? तो चौहानों का प्रथम पितरहंता शासक यानी जगदेव था। अब देवघोष और धर्मघोष, यानी देवघोष और धर्मघोष, ये दो साहित्यकार थे। यानी देवघोष, धर्मघोष, ये दो साहित्यकार थे। ये अर्णोराज चौहान के दरबार में थे, यानी ये अर्णोराज चौहान के दरबार में थे। तो हमने आज चौहान के 3 शासकों के बारे में पढ़ा, वासुदेव चौहान, उसके बाद में अजयराज चौहान, उसके बाद में अर्णोराज चौहान। आगे का इतिहास पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में। थैंक्स, धन्यवाद।